नमस्कार सभी को, प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम संज्ञा और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा को आपने पहले भी पढ़ा होगा तथा इसके बारे में कुछ जाना होगा कि संज्ञा क्या है। संज्ञा जो भी नाम वाले शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी चीज़ का नाम हो, वह किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का या किसी स्थान का, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, हाथी, मेज, दिल्ली, रामायण आदि। यहाँ पर राम और मोहन किसी व्यक्ति के नाम हैं, हाथी एक जानवर का नाम है, मेज एक वस्तु का नाम है, दिल्ली शहर का नाम तथा रामायण एक ग्रंथ का नाम है। इसके अतिरिक्त आपके घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके विभिन्न नाम हैं, जैसे कूलर, पंखा, बेड, दरवाज़ा, खिड़की। यह सभी संज्ञा शब्द हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई नाम अवश्य है। अर्थात किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा तथा पांचवा समूहवाचक संज्ञा। कई जगह पर संज्ञा के 3 भेद ही बताए होते हैं। अर्थात संज्ञा के मुख्य रूप से केवल 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इनके 5 भेद करके बताए गए हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से, अर्थात जिन नाम वाले शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के बारे में पता चलता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, यमुना, दिल्ली, मुंबई, महाभारत, रामायण आदि। यहाँ पर गंगा तथा यमुना नदियों के नाम हैं, दिल्ली तथा मुंबई शहर का नाम है, महाभारत तथा रामायण ग्रंथ के नाम हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और नाम भी हो सकते हैं, जैसे आपका नाम हो सकता है अनुज, अंशिका इत्यादि। इस प्रकार जो नाम किसी केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का हो तथा उससे उसी के बारे में पता चले, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे यदि हम गंगा नाम बोलें तो हमें पता है कि यहाँ पर गंगा नदी की बात हो रही है या यमुना नदी की। अतः शहर के नाम के अंतर्गत दिल्ली तथा मुंबई, दिल्ली से केवल दिल्ली के बारे में ही पता चलता है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, लड़का, शहर, देश, अध्यापक आदि। नदी शब्द से एक नदियों की संपूर्ण जाति का बोध होता है। अर्थात जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा कि गंगा और यमुना नदियों के नाम हैं, लेकिन वहाँ पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि हम नदी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसके में बहुत सी नदियाँ आ जाती हैं। इसी प्रकार से पर्वत, लड़का, शहर में भी सभी शहर आ जाएंगे, लेकिन यदि हम एक विशेष शहर जैसे दिल्ली या मुंबई का नाम लेंगे तो
वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, और यदि हम शहर शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। देश, अध्यापक आदि, इन शब्दों से इनकी संपूर्ण जाति का पता चलता है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, थकावट आदि। इनमें किसी का नाम न पता लगकर किसी के गुण, दोष या भाव आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो इसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु आदि का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्य अर्थात लिक्विड, जो तरल पदार्थ होते हैं उन्हें द्रव्य के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे पानी, दूध, घी इत्यादि। इसके अतिरिक्त कोई धातु भी हो सकती है, जैसे लोहा, पीतल, सोना, चांदी। इन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। संज्ञा का पांचवा और अंतिम भेद है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण समूह का पता चले उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों से यह पता चले कि किसी समूह या ग्रुप के बारे में बात की जा रही है उन्हें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कक्षा। कक्षा, जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक कक्षा में अनेक विद्यार्थी होते हैं तथा उन सभी विद्यार्थियों के समूह को कक्षा कहा जाता है, तो यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सेना, जैसे आर्मी की सेना या एयरफोर्स के जवान जो होते हैं, आर्मी के जवान जो होते हैं उन सबको सेना कहा जाता है, जो कि एक समूह का होता है। झुंड, जैसे कहीं पर या भीड़, कहीं पर अगर बहुत से लोग खड़े हैं तो हम यह कह सकते हैं कि बहुत भीड़ है। या झुंड अगर शब्द का इस्तेमाल करें तो जैसे हाथियों का या हिरनों का झुंड चला आ रहा है, अर्थात बहुत से हाथी या हिरन हैं, तो उन सबको झुंड कहकर समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताया जाता है। इसके पश्चात पुस्तकालय, जैसे पुस्तकालय में आप सब जानते ही हैं, पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी, कि वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी होती हैं, अर्थात जहाँ पर पुस्तकें रखी होती हैं उस जगह को पुस्तकालय कहते हैं, तो यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यह थे हमारे संज्ञा और उसके भेद। अब एक अभ्यास पत्रक के माध्यम से आपको इनके उत्तर करने हैं, जिससे आपकी दोहराई भी हो जाए। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर गोला लगाइए तथा उसका भेद भी बताइए। जैसे पहला उदाहरण है, बकरी घास चर रही है। यह प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। पहले आपको संज्ञा और उसके भेदों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है तथा यह अभ्यास पत्र हल करना है। सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है। कश्मीर की सुंदरता देखते ही बनती है। मैंने जंगल में हिरनों का झुंड देखा। इन वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को छांटकर उन पर गोला लगाना है तथा उसका भेद लिखना है कि वह संज्ञा का कौन सा भेद है, अर्थात वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है। धन्यवाद।